हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के बाद से लगातार विभिन्न जनपदों से रिक्त पदों का विवरण मांगा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद नई भर्ती जल्द ही आएगी। और आप अगर पुरानी भर्तियों का देखेंगे शेड्यूल, तो उसमें ऐसा रहा था कि भर्ती का नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई थी और टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम के बीच में बहुत ही कम समय का डिफरेंस रहा था। तो इसी क्रम में आपके द्वारा की गई रिक्वेस्ट के आधार पर हम लगातार वीडियो ला रहे हैं अपने चैनल पर, जिसमें आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है और स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस क्रम में मैं आपको प्रीवियस ईयर का सुपर टेट का जो पेपर हुआ था 2019 जनवरी में 6 जनवरी को, उसके प्रश्न लाया हूँ। इसमें 20 प्रश्न होंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सुपर टेट की परीक्षा में। तो इसमें मैं चाइल्ड साइकोलॉजी से प्रश्न रहेंगे, 20 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें पहला सवाल अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है। तो मिड डे मील योजना आप जानते ही होंगे, सब लोग इसके नाम से परिचित होंगे। लंच के समय में स्कूल में ही भोजन की व्यवस्था की जाती है बच्चों के लिए। तो इसमें पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, इसमें एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। समाज विस्तार करना, ये गलत है। रोजगार वृद्धि करना, ये भी गलत है। नामांकन संख्या बढ़ाना, इसको देखते हैं। फिर अध्यापकों का विकास, तो अध्यापकों का विकास तो ट्रेनिंग के माध्यम से होता है, तो इसमें नामांकन संख्या बढ़ाना तीसरा विकल्प सही है। और नामांकन संख्या के साथ साथ बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए भी मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी। और मंडे को उसमें मेनू में फल रखा गया है, तो फल वाले दिन देखा जाता है अमूमन बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो मतलब उनको नामांकन संख्या बढ़ाना और उनके ठहराव को, बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल में ये मिड डे मील योजना लाई गई थी। तो इसका तीसरा विकल्प सही है। फिर आइए दूसरे प्रश्न पे। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा एनसीएफ, जिसको एनसीएफ बोलते हैं, एनसीएफ 2005। तो उसका नाम ही है एनसीएफ 2005, अगर आपने देखा होगा तो ये एनसीएफ 2005 जो है वो 2005 में लाया गया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो 2005 इसका राइट विकल्प है तीसरा। फिर आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, तो आप लोग ये तो हमेशा याद रखिएगा कि अक्षमता पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। डिस्कैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है, तो पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पढ़ने लिखने की अक्षमता डिसलेक्सिया है। तो इसका जो है वो तीसरा विकल्प सही है, डिसलेक्सिया, दूसरा विकल्प सही है, डिसलेक्सिया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड जो हैं तो सारे कॉन्सेप्ट, इसमें पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे कि ऑटिज्म, तो ऑटिज्म क्या है, तो ये भी आपका होना चाहिए ऑटिज्म। और उसके बाद है डिस्प्रैक्सिया और एप्रैक्सिया। तो अगर आप देखेंगे कि डिसलेक्सिया हो गया, उसके बाद एप्रैक्सिया अगर आप देखेंगे तो एप्रैक्सिया जो है वो वाक चेष्टा क्षमता है। इसमें बोलने और चेष्टा करने का थोड़ा सा आपका कॉग्निशन डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर अगर आप डिस्प्रैक्सिया की बात करेंगे, तीसरा विकल्प, तो डिस्प्रैक्सिया होता है सक्रियता की कमी। इसमें एक्टिव नहीं रहता बच्चा और उसके अंदर सक्रियता की कमी देखी जाती है। और फिर अगर ऑटिज्म की बात करेंगे तो ऑटिज्म को हिंदी में कहते हैं स्वलीनता, आत्मविमोह, मतलब सामाजिकरण की कमी आ जाती है। स्वलीनता, आत्मविमोह, ये है ऑटिज्म। तो आपको सारे विकल्पों को देख लेना है, क्योंकि इस पे अक्षमता पे प्रश्न आते ही आते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है। तो अगर आप पढ़े होंगे कि डिफरेंट स्किल्स क्या हैं क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, तो पाठ प्रस्तावना कौशल एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्किल, कि जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन कैसे करा रहे हैं बच्चों से।
तो इंट्रोडक्शन स्किल जो है इसका प्रमुख संगठक क्या है, तो आप अगर देखे होंगे इसको तो इसका संगठक है पूर्व ज्ञान, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्किल में पूर्व ज्ञान बहुत ही काम आता है। और व्याख्यान तो हो नहीं सकता है, लेक्चर मेथड एक अलग हो गया, श्यामपट्ट तो एक अलग चीज़ हो गई, गृहकार तो बिल्कुल अलग है। तो पाठ प्रस्तावना कैसा कौशल के मुख्य संगठक है, पूर्व ज्ञान है, तार्किक क्रमबद्धता है, उचित समय पर क्या पूछना है, श्रवदृश्य सामग्री आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये इंट्रोडक्शन स्किल क्या है। तो स्किल्स पे प्रश्न आते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है। अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसको उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी। तो इस थियरी को किसने दिया था, तो अगर आप पढ़े होंगे तो बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में, तो इसमें सीधा सा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी थॉर्नडाइक ने दिया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1913 में, शिक्षा मनोविज्ञान, उसी में इन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी का जिक्र किया था, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। और बाकी इसमें पाउला, स्किनर, कोहलर, इनके बारे में तो आप जानते होंगे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, और फिर स्किनर ने क्या प्रयोग किया था, ये सब आप एक बार स्टडी इनको कर लेंगे, ये सब फेमस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। 6वां सवाल, ये बिल्कुल सा सीधा सवाल है और ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ब्रेल लिपि के जनक हैं, तो ब्रेल लिपि उनके नाम से रखी गई है, इनका नाम था लुई ब्रेल। ये 6 डॉट इसमें होते हैं, 6 डॉट की सहायता से उभरे हुए बिंदुओं को स्पर्श करके ये अंधे लोग जो दिव्यांग हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए है ये ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट। ये हो गया। फिर आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां देखेंगे आप, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में जल्दबाजी नहीं करनी है कि आपने पहला विकल्प देखा और उसको टिक कर दिया। तो है इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पहला ऑप्शन, दूसरा पौष्टिक भोजन, तीसरा रोग तथा चोट, और चौथा उपयुक्त सभी। तो आप देख पा रहे होंगे कि पौष्टिक भोजन तो बिल्कुल मिलेगा बच्चों को, तो विकास प्रभावित होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनसे भी होगा। रोग तथा चोट है, तो कोई बीमारी है बच्चे को तो उसका विकास डेफिनेटली अफेक्ट होगा। तो ये इसमें चौथा विकल्प, उपयुक्त सभी का विकल्प सही है। तो एलिमिनेशन के थ्रू भी आपको जाना चाहिए और क्वेश्चन को अच्छे से थॉरली स्टडी करना चाहिए, उस पर टाइम देना चाहिए। जल्दी जल्दी में आपके प्रश्न आप गलत अटेम्प्ट कर लेंगे आंसर। 8वां प्रश्न पे देखते हैं, हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हेरिडेटरी जीनियस, ये पुस्तक आप समझ पा रहे होंगे हेरिडिटी पे है। तो हेरिडेटरी जीनियस जो पुस्तक है वो फ्रांसिस गाल्टन ने लिखी थी। तो इसका जो विकल्प होगा वो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, फ्रांसिस गाल्टन इनका पूरा नाम था, इसमें गाल्टन बस लिखा है, तो इसका उत्तर दूसरा हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति स्वयं पर ध्यान नहीं देता है। तो सृजनात्मक समस्या समाधान की अवस्थाएं हैं, तो ये असंगत सूचनाओं पर, इसमें थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया, समस्या जिसमें व्यक्ति स्वयं पर नहीं असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, या होना चाहिए असंगत सूचना, असंगत सूचना पर ध्यान नहीं देते हैं जो इररिलेवेंट है। तो इस अवस्था को बोलते हैं उद्भवन, इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन अवस्था। तो इसका तीसरा विकल्प सही है। 10वां देखते हैं, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो आप जानते हो कि इस सिद्धांत के कई सारे नाम हैं, प्राचीन अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन भी इसका नाम है। तो इस सिद्धांत को दिया था पाउलो ने प्राचीन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, पाउलो। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 11वां प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है। भारतीय पुनर्वास परिषद, तो पुनर्वास से भी आप समझ रहे होंगे, पुनर्वास मतलब उनका जो है उनके माइंड में एक सेटअप तैयार करना। तो पुनर्वास दूरस्थ शिक्षा के लिए तो है नहीं, ये डिस्टेंस एजुकेशन का अलग कॉन्सेप्ट है। पर्यावरण शिक्षा के लिए तो हो नहीं सकता। पुनर्वास दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए है कि दिव्यांगजन को कैसे शिक्षित किया जाए, तो उसके लिए भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई थी। तो इसका तीसरा विकल्प सही है। परम शून्य स्थिति होती है, तो अगर आप देखते होंगे ये स्थित गलत लिखा गया है, इसमें गलती से टाइप हो गया, परम शून्य स्थिति होना चाहिए, हाँ परम शून्य स्थिति होती है। तो ये होता है नामित स्केल, ये स्केल कई सारे हैं, इसको आप देख लेंगे, अंतरित स्केल, क्रमिक स्केल, आनुपातिक स्केल। तो आनुपातिक स्केल में
परम शून्य या वास्तविक शून्य भी इसको कहते हैं, वास्तविक शून्य की स्थिति होती है आनुपातिक स्केल में। इसका चौथा विकल्प सही है। तो ये सारे देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी मैंने सिलेबस में डिस्कस किया ही है कि किस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं, और सिलेबस का मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप थॉरली देख लेंगे कि सुपर टेट में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे अप टू डीएलएड सिलेबस। तो आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया था? तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि अपव्यय और अवरोधन का क्या मतलब है। अपव्यय का मतलब है ड्रॉप आउट चिल्ड्रन, मतलब जब बच्चा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसने एडमिशन लिया और कक्षा 2 या 3 तक पढ़ने के बाद उसने स्कूल ही छोड़ दिया, तो वो स्थिति अपव्यय कहलाती है। और अवरोधन की स्थिति क्या है? अवरोधन मतलब यह है कि बच्चा स्कूल तो आ रहा है, कक्षा 1 में पढ़ा, 2 में गया, फिर 2 में गया तो उसका कक्षोन्नति नहीं हो पा रही, वो बार बार 2 की चीज़ों को सीख ही नहीं पा रहा है, उसी कक्षा में बार बार रह जा रहा है, तो वो है अवरोधन की स्थिति। तो अपव्यय और अवरोधन ये है, और इस पर जो विचार किया गया था, तो एक कमेटी गठित की गई थी अंग्रेजों के काल में 1929 में। सर फिलिप जोसेफ ने ये कमेटी का गठित करने का प्रस्ताव दिया था, लॉर्ड इरविन ने इसको गठित कराया था। तो ये इस कमेटी का नाम था हार्टोंग कमेटी, हार्टोंग समिति। तो इसका पहला विकल्प सही है। तो ये आप देख लेंगे, इसको कॉन्सेप्ट ले लेंगे, और हार्टोंग समिति मीन्स फर्स्ट विकल्प इसका सही उत्तर है। ये अच्छा प्रश्न आया था। अब आप देखेंगे 14वां प्रश्न। तो इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संबंध में सही नहीं है? टीचिंग, शिक्षण मतलब टीचिंग। तो शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, ये तो बिल्कुल सही है, अंतःक्रियात्मक होती है प्रक्रिया बच्चे और शिक्षक के बीच में। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, वो भी कॉन्सेप्ट आया था कि शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी, ठीक। तो ये हो गया शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, ये बात भी सही है। इन्फ्लुएंस बेस्ड है शिक्षण, टीचिंग। और चौथा देखेंगे शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें पूछा कौन सा शिक्षण के संबंध में सही नहीं है, तो यही कथन सही नहीं है। बाकी कथन शिक्षण के संबंध में, टीचिंग के संबंध में सही है। टीचिंग केवल क्लासरूम बेस्ड नहीं है, टीचिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो 14वां का चौथा विकल्प सही हो गया। 15वें पे आते हैं हम लोग। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो स्टेटमेंट बेस्ड भी प्रश्न 2-3 प्रश्न आए थे सुपर टेट 2019 में। तो देखिए इसमें सीधा स्टेटमेंट आ गया नवाचार, इनोवेशन पे, कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट दिया था E.M. रोजर्स ने, E.M. रोजर्स। दूसरा विकल्प सही है। 16वें प्रश्न में आते हैं। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है कोलकाता में। इसका तीसरा विकल्प सही है, कोलकाता। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मार्गरेट मीड के अनुसार, तो मार्गरेट मीड आप इनके बारे में थोड़ा सा गूगल कर लेंगे, तो ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी मार्गरेट मीड, और इन्होंने जो है कल्चर एंड पर्सनालिटी पे ज़्यादा फोकस किया था। तो इनका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए, तो वो है सांस्कृतिक कारक। कल्चर एंड पर्सनालिटी पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। मार्गरेट मीड नृवैज्ञानिक थी, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आइए अच्छा 18वां प्रश्न देखते हैं। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। तो विकासात्मक आप जानते हैं इसमें मस्तका धोमुखी नियम भी होता है, मस्तक से अदर पार्ट और निकट से दूर का नियम, ये दोनों नियम विकासात्मक दिशा के नियम है। तो इसमें जो विकल्प होगा आपका तीसरा, 1 और 2 दोनों, तीसरा विकल्प सही है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं 19वां प्रश्न। गहने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। तो गहने ने आप जानते हो इनका नाम अगर सुनो गैगने इसमें लिख दिया गया है, गलत है, वो प्रश्न गलत टाइप हुआ था उसमें। तो ये गहने के अधिगम सोपान का सही क्रम यहाँ होना चाहिए, गहने का। तो गहने का जो अधिगम सोपान का सही क्रम है, इन्होंने गहने ने 8 वर्ग किया था, तो अधिगम सोपानकी के नाम से भी जाना जाता है। तो 8 क्रम वर्ग इन्होंने बताए थे। तो इसमें जो 3 क्रम दिए गए हैं सही, तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान और नियम अधिगम। ये गहने का अधिगम सोपान का सही क्रम है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। ये गहने का अधिगम सोपान का जो 8 वर्ग में इन्होंने किया था, सोपान की अधिगम सोपान की दी थी, इसको आप लोग डिटेल में देख लेंगे, और नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं भी इसको कवर करवा दूंगा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न जो हमारा है,
तो इसको अगर आप देखेंगे तो लिखा शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है। तो इस परिभाषा को आप देखेंगे 4 ऑप्शन है, एस एन मुखर्जी, कैम्पबेल, वेलफेयर ग्राय और डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा। तो इस क्वेश्चन पे कंट्रोवर्सी हो गई थी, ये प्रश्न हाईकोर्ट में भी गया था और इसका उत्तर जो सही माना था, जो सुपरटेट के लिए आंसर की परीक्षा नियामक ने जारी की थी, वेलफेयर ग्राय को सही उत्तर माना गया था, लेकिन इनका नाम गलत दे दिया गया था। और फिर उसके बाद ये परिभाषा देखी गई, कुछ लोग एस एन मुखर्जी इसका आंसर बताते हैं। तो ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल प्रश्न रहा था, जिसपे कॉमन मार्क्स दिए गए थे, कॉमन नंबर दिए गए थे, 1 नंबर कॉमन सबको मिला था। जो हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया है, याची लाभ भी उसमें मिला है, उसमें कुछ लोगों को नियुक्ति भी मिलने वाली है। तो ये प्रश्न कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसको आप लोग थोड़ा रिसर्च कर लेंगे, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। और ये था आज का हमारा 20 प्रश्न। ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था कि आप लोग समझ सकें कि सुपर टेट में चाइल्ड साइकोलॉजी, इसको सीडीपी बोलते हैं, सीडीपी से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। और बाकी आप लोग अब थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि भर्ती के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल रही, कुछ अपडेट दीजिए। तो आप जान लीजिए कि लगातार प्रमोशन की भी बात चल रही है उसके अलावा विभाग में, और लगातार विभिन्न जनपदों से रिक्त पद भेजे जा रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भर्ती जल्दी आएगी और अगला वर्ष चुनावी वर्ष रहने वाला है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। और टेट भी अभी नहीं हुआ है, तो टेट के बाद अब सुपर टेट, और मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट के माध्यम से एक संकेत दे ही दिया था। तो भर्ती जरूर आएगी, लेकिन आपको अपनी तैयारी नहीं रोकनी है, आप अपनी तैयारी को लगातार सुचारू रूप से उसको करते रहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपको ये लास्ट राउंड रेस का जीतना है, आपको आगे रहना है, तो आपको अभी से अपनी तैयारी को एक निश्चित वे में लेके चलना ही पड़ेगा। तो बाकी आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसका एक लॉजिकल आंसर आपको दिया जाएगा। और बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी करते रहें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अब आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर अच्छा लगे कुछ वीडियो में आपको समझ में आया हो, तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करेंगे तो आप एक अच्छा बॉन्डिंग फील करेंगे। और बाकी मैं आगामी टेट और सुपर टेट तक ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।